आओ इसे रिकैप करते हैं, लेकिन ये कैपिटल गेन का पार्ट ए है, जितना थोड़ा बहुत अपने यहाँ पे रिकैप करके छोड़ेंगे। ओके, सेक्शन 45 से लेके 55 तक कैपिटल गेन है, 56 से आईफॉस शुरू हो जाता है। सेक्शन 45 में हमने किया कि कैपिटल गेन इज अ गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। फिर हमने कैपिटल एसेट की डेफिनेशन सीखी। कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में 3 चीज़ें आती है और 7 चीज़ें नहीं आती, सब मिला के 10 बातें ध्यान रखने की है। 3 चीज़ें क्या क्या आती है? पहला, सब कुछ, ये हवा, ये चांद, ये सितारे, ये रोशनी, ये फिजा, ये घटा, ये मौसम, ये बाहर, एवरीथिंग, वेदर टेंजिबल और इनटेंजिबल। तुम्हारा प्यार भी कैपिटल एसेट है, मेरा प्यार भी कैपिटल एसेट है, तुम्हारा प्यार भी कैपिटल एसेट है, मेरा गुस्सा भी कैपिटल एसेट है, सब कैपिटल एसेट है। कोई खरीदने वाला होना चाहिए। सर मेरे को अपना गुस्सा खरीदना है, हाँ तो मैं अपना गुस्सा बेचता हूँ, कितने में? 5 लाख में। लो 5 लाख, आज से मेरा गुस्सा तुम्हारा। हाँ तो इस पर भी कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा, ठीक है। पहला, सब कुछ। दूसरा इस साल एक अमेंडमेंट आया कि 1/2/21 के बाद से 1/2/21 के बाद से जो भी यूलिप इशू होगा जिसका प्रीमियम सालाना 2.5 लाख से ज़्यादा है, दैट यूलिप विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट, और उसके ऊपर जो भी मैच्योरिटी पे गेन होगा दैट विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल गेन। भले एक यूलिप का 2.5 लाख से ऊपर प्रीमियम है कि बहुत सारे यूलिप मिला के 2.5 लाख से ऊपर का प्रीमियम है, सब कैपिटल एसेट माने जाएंगे। ध्यान रखिएगा, अब से जो यूलिप इशू होंगे, पहले तो जो इशू होंगे उनसे कोई मतलब नहीं है। तीसरा, कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ है और वो शेयर वेयर वो स्टॉक इन ट्रेड दिखाते हैं या कैसे भी दिखाते हैं, वो सब कैपिटल एसेट है। खत्म। 3 चीज़ें कैपिटल एसेट है। 7 चीज़ें कैपिटल एसेट नहीं है। 7 में से 3 बकवास है, 1 नॉन इंपॉर्टेंट है और 3 काम किया। 7 चीज़ें कैपिटल एसेट नहीं है। कौन कौन? नंबर 1, स्टॉक इन ट्रेड, क्योंकि उसको जब भी बेचेंगे बिजनेस इनकम आएगी। दूसरा, पर्सनल इफेक्ट। पर्सनल इफेक्ट मतलब मूवेबल आइटम हेल्ड फॉर पर्सनल यूज। उसमें ज्वेलरी नहीं आता और आर्टिस्टिक वर्क नहीं आता, यानी ज्वेलरी को बेचेंगे तो कैपिटल गेन लगेगा, और पेंटिंग को बेचेंगे, स्केचेस को बेचेंगे, स्कल्पचर को बेचेंगे, कोई भी आर्टिस्टिक वर्क बना के बेचेंगे, कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, ठीक है। तो पर्सनल इफेक्ट इज नॉट लायबल टू कैपिटल गेन, लेकिन ज्वेलरी एंड आर्टिस्टिक वर्क आर लायबल टू कैपिटल गेन। 2 पॉइंट हो गए, स्टॉक इन ट्रेड, पर्सनल इफेक्ट। तीसरा, रूरल एग्रो लैंड। रूरल एरिया जहाँ की पॉपुलेशन 10,000 की है, वहाँ पे कोई एग्रो लैंड है तो दैट इज रूरल एग्रो लैंड। किसी एरिया की पॉपुलेशन 1 लाख तक है तो वहाँ से 2 किलोमीटर के बाद रूरल एरिया। किसी एरिया की पॉपुलेशन 10 लाख तक है तो वहाँ से 6 किलोमीटर के बाद रूरल एरिया। और किसी एरिया की पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है तो वहाँ से 8 किलोमीटर दूर दूर जब बच्चा रोता है तो बोलते हैं रूरल एरिया में बच्चा रो रहा है, ठीक है। रूरल एग्रो लैंड। 3 बकवास पॉइंट एक साथ बोल देता हूँ। गोल्ड बॉन्ड, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, स्पेशल बेयरर बॉन्ड, इसको बात ही मत कीजिए। 7th पॉइंट जो कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन है नया, वो है डिपॉजिट सर्टिफिकेट अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। ये कैपिटल एसेट नहीं है। फिर हमने क्या, कैपिटल एसेट को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म मतलब इन जनरल जो 36 मंथ्स से ज़्यादा होल्ड होता है वो लॉन्ग टर्म, और इन जनरल जो 36 मंथ्स तक होल्ड होता है दैट इज शॉर्ट टर्म। लेकिन शेयर एंड सिक्योरिटीज में ये 36 महीने की जगह 12 महीने पर चढ़ी है। और शेयर एंड सिक्योरिटीज में यहाँ पे आता है लिस्टेड इक्विटी शेयर, लिस्टेड प्रेफरेंस शेयर, लिस्टेड डिवेंचर, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जीरो कूपन बॉन्ड, यूनिट्स ऑफ यूटीआई, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। और रियल एस्टेट में 36 महीने की जगह 24 मंथ्स पकड़ी है, यानी कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी 24 महीने 1 दिन होल्ड हो गई तो लॉन्ग टर्म, और 24 महीने तक होल्ड हुई तो शॉर्ट टर्म। इस रिगार्ड में ध्यान रखिएगा कि डेट ऑफ ट्रांसफर इज नॉट टू बी इंक्लूडेड। डेट ऑफ ट्रांसफर इज नॉट टू बी इंक्लूडेड इन पीरियड ऑफ होल्डिंग। और ये तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को बेचेंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को बेचेंगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। परंतु एक अपवाद है, देयर इज वन एक्सेप्शन,
कि डेप्रिशिएबल एसेट भले लॉन्ग टर्म भी क्यों ना हो, उसको बेचने पे हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे इन जनरल 20% टैक्स लगता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे इन जनरल यूजुअल रेट से टैक्स लगता है। मतलब यदि आप कंपनी हो तो 30%, आप फर्म हो तो 30%, आप इंडिविजुअल हो तो स्लैब रेट। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स पे 10% टैक्स लगता है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स पे 15% टैक्स लगता है। आप सबको पता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर में 1 लाख की एक एक्स्ट्रा छूट है। मतलब 1 लाख के बाद जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर होगा उस पर 10% टैक्स लगेगा। ये सब थ्योरी हो गई, बस उसके बाद हम लोग जो कूद पड़े प्रैक्टिकल महासमुद्र में, उसके बाद प्रैक्टिकली प्रैक्टिकल है। अब आपको ये सीखना है कि प्रैक्टिकल्स को कैसे रिवाइंड किया जाए। कोई बात नहीं, वो भी सीखेंगे। सबसे पहले हमने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेट किया। फॉर्मेट दिमाग में छपा हुआ है, सेल कंसिडरेशन, डेटा डेटा ऐसे घूमने चाहिए, सेल कंसिडरेशन डॉट डॉट डॉट, एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर कट कट कट, नेट सेल कंसिडरेशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। जब यही लॉन्ग टर्म आता है तो एक मजेदार चीज है जो ऐड हो जाती है, उसका नाम है इंडेक्स। तो कंप्यूटेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, सेल कंसिडरेशन, एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर, नेट सेल कंसिडरेशन, उसके बाद आता है ICOA। ICOA मतलब COA, ऊपर आता है ईयर ऑफ ट्रांसफर और नीचे आता है ईयर ऑफ एक्विजिशन बाई SSE। और ICOI मतलब COI, ऊपर आता है सेल ईयर ऑफ ट्रांसफर और नीचे आता है ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट। भले SSE करे या कोई भी करे, ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट। लॉन्ग टर्म कैपिटल इसमें एक आधे सम बनाए होंगे, इन सब का कोई औचित्य नहीं है, वैल्यू नहीं है, था वो बच्चा लोग बना रहे थे। अब उसके बाद हमने किया, यदि कोई एसेट 1401 के पहले की ली हुई है, सिंस हमारा इंडेक्स का बेस ईयर 0102 है और उसका ईयर 100, उसका इंडेक्स 100 है, तो क्वेश्चन आता है कोई एसेट यदि 1401 के पहले की है तो इंडेक्स कहाँ से लाओगे? तो उसका सोल्यूशन क्या है कि 1401 के पहले की कोई एसेट ली हुई है तो उसका COA पकड़िए आप, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1401 और एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विच एवर इज हायर, और उसके बाद इंडेक्स लगाइए 100 से। और कोई भी इंप्रूवमेंट हुआ है बिफोर 1401 उसको गोली मारिए, इग्नोर कर दीजिए। इंडेक्सेशन बिफोर 1401 टू बी इग्नोर्ड। ये इसके ऊपर भी हमने सम बनाए थे, वो भी आसान से सम होते थे। फिर हम लोग आ गए कैपिटल गेन की वैरायटीज में। अलग दुनिया है उसमें, तरह तरह के सम्स है, अलग अलग मुखौटे ले लेके सम्स आते हैं। उसमें पहला सम हमने उठाया इंश्योरेंस क्लेम का। इंश्योरेंस क्लेम में हमें इतना तो पता है कि सिर्फ 4 तरह की इंश्योरेंस क्लेम पे कैपिटल गेन लगता है, बात की इंश्योरेंस क्लेम पे कैपिटल गेन लगता ही नहीं है, कंप्यूट ही नहीं करना पड़ता। वो 4 तरह के डैमेजेस है जिस पे कैपिटल गेन लगता है, वो है एक्सीडेंटल फायर, वॉर, रायट एंड सिविल नेचुरल कैलामिटी। ये 4 तरह के डैमेजेस पे यदि कोई इंश्योरेंस क्लेम मिलता है तो दैट विल बी सब्जेक्ट टू कैपिटल गेन। रेस्ट जो एक्सीडेंटल, लाइक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, लाइक डूब गया जहाज टाइटैनिक और इंश्योरेंस का पैसा मिला, जैसे चोरी हो गई, नहीं, इन सब में कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता, हटा दो इसको। अब जिन जिन पे कैपिटल गेन कंप्यूट होता है उसमें सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा, कौन से ईयर में टैक्सेबल होगा। जिस ईयर में क्लेम का पैसा मिला। कोई नहीं बोल रहा नालायक, सब सुनने में बिजी है। हा, मजा आ रहा है सुनने में। नालायक को कौन से ईयर में टैक्सेबल होगा? जिस ईयर में क्लेम का पैसा मिला, कैश बेसिस जब मिला। सेल कंसिडरेशन क्या पकड़ेंगे? जितना पैसा अवॉर्ड हुआ, जितना क्लेम अवॉर्डेड। एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर, जितना क्लेम निकलवाने में मेरा खर्चा लगा, यू शुड। और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालते समय इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि भले ही पैसा बाद में मिले, मेरे हाथ से एसेट तो उसी दिन फिसल गई थी जिस दिन एक्सीडेंट हो गया था। मेरे हाथ से एसेट तो ट्रांसफर इंक्लूड्स एक्सटिंग्विशमेंट, तो मेरे हाथ से तो एसेट उसी दिन एक्सटिंग्विश हो गई थी जिस दिन आग लग गई थी, जिस दिन बाढ़ आ गई थी, जिस दिन भूकंप आ गया था, जिस दिन वो इंटरनल राइट हो गया था, तो उसी दिन मेरे हाथ से एसेट चली गई थी। इसलिए ICOA निकालते समय COA ऊपर आएगा ईयर ऑफ एक्सीडेंट
और नीचे आएगा ईयर ऑफ एक्विजिशन। ICOI निकालते समय भी COI ऊपर आएगा ईयर ऑफ एक्सीडेंट, नीचे आएगा ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट, खत्म। तो बस इसमें दो ही तो बात ध्यान रखनी है यार, दो ही तो बात ध्यान रखनी है। कौन कौन सी दो बात? कौन कौन सी दो बात? कि इंश्योरेंस क्लेम में चलो 3 बात ध्यान रख लेती है। सिर्फ स्पेसिफाइड डैमेज पे कैपिटल गेन लगेगा, वो है वॉर, रायट, फायर एंड नेचुरल कैलामिटी। इसको आप अपने हिसाब से घुमा लेना जिससे तुम्हें याद हो जाए। ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी होती है व्हेन पैसा मिला, व्हेन क्लेम रिसीव्ड। और ICOA या ICOI में इतनी सी बात ध्यान रखने की है, ICOA या ICOI में इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि COA और COI इंटू ईयर ऑफ एक्सीडेंट, बस नीचे आएगा ईयर ऑफ एक्विजिशन और ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट। बस इतनी सी तो बात ध्यान रखनी है। पूरी दुनिया यहाँ पे ईयर ऑफ ट्रांसफर बोलती है, हमें यहाँ पे ईयर ऑफ एक्सीडेंट बोलना है। हाँ, और इस टॉपिक में पढ़ने लायक कुछ भी नहीं है। यदि ये ध्यान है, कॉन्फिडेंस है, तो इसके सब बन जाएंगे। यदि ये ध्यान है और कॉन्फिडेंस है, तो ये ध्यान रहे इसलिए लिखा रहा हूँ, ये कॉन्फिडेंस रहे इसलिए अपने रिवीजन कर रहे हैं। ओके, अगला टॉपिक हमने उठाया कन्वर्शन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। यानी यदि आप अपने कैपिटल एसेट को स्टॉक में कन्वर्ट कर दे, तो जिस दिन आपने अपने कैपिटल एसेट को स्टॉक में कन्वर्ट किया उसी दिन ट्रांसफर मान लिया जाएगा। तुमने दहलीज के बाहर पांव रखा तो तेरा मेरा रिश्ता आज ही टूट जाएगा। ये कैपिटल एसेट अपने कैपिटल एसेट्स को बोल रहा है कि जिस दिन तू कैपिटल एसेट स्टॉक बनाना उसी दिन तेरा मेरा ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, अब बस इतनी सी बात दिमाग में बैठ गई, अब बहुत इतना आसान है ये। तो जिस दिन मेरा कैपिटल एसेट स्टॉक में कन्वर्ट हुआ उस दिन माल तो बिका नहीं, तो उसमें सेल कंसिडरेशन क्या पकड़ेंगे? फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ कन्वर्सन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। बात क्लियर? अब बताओ कौन से ईयर में इसको टैक्सेबल करेंगे? जिस ईयर में, हिंदी मत बोलो, मतलब जिस ईयर में, जिस ईयर में मैंने एक वर्ड बोला था कि शहर बसा नहीं, भीखमंगे आ गए पहले। हाँ, अब बताओ कौन से ईयर में टैक्सेबल होगा? ईयर ऑफ कन्वर्जन में तो भाई साहब गाँव बचता है। अभी भीखमंगे को बुला लोगे क्या? पहले घर में पैसे आने दो, फिर भीखमंगे आएंगे तो कुछ दे भी पाएंगे अपने। हाँ, तो बताओ कौन से ईयर में टैक्सेबल होगा? When such stock is actually sold। जब वो स्टॉक बिकेगा तब घर में पैसे आएंगे, तब हम डिपार्टमेंट को टैक्स दे पाएंगे। अभी हमारे पास पैसा ही नहीं आया, हम कहां से देंगे बताइए? तो ईयर ऑफ सेल, ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी व्हेन द स्टॉक इज एक्चुअली सोल्ड। अब अपने आते सेल कंसिडरेशन। सेल कंसिडरेशन विल बी द फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ कन्वर्सन। हाँ, और ICOA निकालते समय क्या करेंगे? COA जितने में लिए थे ऊपर क्या आएगा? ईयर ऑफ इंग्लिश मत बोलो, ईयर ऑफ ट्रांसफर मत बोलो। मेरे को ट्रांसफर 9 तरह के होते हैं, सेल, एक्सचेंज, बार्टर, रिलिंक्विशमेंट है। कौन सा ट्रांसफर? हाँ, तो बताओ। सेल कंसिडरेशन, सॉरी, ICOA इक्वल टू COA इंटू ऊपर क्या आएगा? ईयर ऑफ कन्वर्सन ऑफ कैपिटल एसेट इंटू स्टॉक इन ट्रेड। दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ ट्रांसफर। ईयर ऑफ कन्वर्शन ऑफ कैपिटल एसेट इंटू स्टॉक इन ट्रेड ऊपर आएगा और नीचे आएगा जब आपने लिया था। और फेयर मार्केट वैल्यू और सेल वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस है दैट विल बी ट्रीटेड एज PGBP, है ना? तो आपने एक टॉपिक और सीखा, कन्वर्शन ऑफ कैपिटल एसेट इंटू स्टॉक इन ट्रेड। इसमें आपने क्या सीखा? बस वो बताओ ना, इसमें नया क्या सीखा? तो पहली बात तो इसको ट्रांसफर बोलते हैं, ये सीखा हमने। और इसमें कैपिटल गेन निकालने के लिए क्या करते हैं? ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी पकड़ते हैं। बताओ कौन सा ईयर? बताओ कौन सा? व्हेन स्टॉक इज सोल्ड, व्हेन स्टॉक एक्चुअली सोल्ड।
क्योंकि जब तक घर में पैसे नहीं आएंगे हम कैसे लोगों को दान देंगे? जब तक हमारे घर में पैसा नहीं आएगा हम टैक्स कैसे देंगे? सेल कंसिडरेशन बताइए क्या करेंगे? बोलते जाओ ना, 30 बात चाल से। हाँ, सेल कंसिडरेशन क्या करेंगे? फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ कन्वर्शन। और बताओ आईसीओ क्या होगा? जितने में आपने खरीदा था ऊपर आएगा ईयर ऑफ कन्वर्सन। मैं तो इंग्लिश बता रहा था, बोलता था ईयर ऑफ ट्रांसफर। मैं बोला ट्रांसफर तो 9 तरह का होता है भैया, कौन सा ट्रांसफर? सेल, ईयर ऑफ सेल, ईयर ऑफ रेलिंक्विशमेंट, ईयर ऑफ एक्सटिंग्विशमेंट, ईयर ऑफ एक्सचेंज, ईयर ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन बाय द कन्वर्शन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। कौन सा ट्रांसफर बोल रहे हो? ईयर ऑफ कन्वर्शन ऑफ, हाँ नीचे आ गया ईयर ऑफ एक्विजिशन। एक्विजिशन इंप्रूवमेंट जो भी हो भैया, देखो इस बात पे काहे तो झमेला करते हो? हाँ अबे जो भी हो मान जाओ। और जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, पीजीबीपी क्या माना जाएगा बताओ? जितने में तुमने बेचा है सेल वैल्यू माइनस फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ कन्वर्शन। बहुत सम बनाया हमने इसमें। हमने इसमें एक सम बनाया जिसमें बुक वैल्यू डाला था, फिर हमने सीखा था बुक वैल्यू इज इररिलेवेंट। फालतू परेशान कर रहा है, ठीक है? हाँ देखो, इस रिकैप के समय या तो आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो तो भैया बढ़िया है, बहुत ज़्यादा तो कंफर्टेबल नहीं है, हाँ तो फिर सारे सम घर पे जाके दोबारा देखो। जो जो टॉपिक में आपको लगा कि ये तो आओ मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एकदम ऊपर से जा रहा है, घर जाके सम दोबारा देखो। इंश्योरेंस क्लेम एंड कन्वर्शन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड के बाद हमने एक टॉपिक सीखा, कंपल्सरी एक्विजिशन बाय गवर्नमेंट। हमें मालूम पड़ा कि यदि गवर्नमेंट कोई प्रॉपर्टी कंपल्सरी एक्वायर करती है तो उसके बदले में कुछ पैसा देती है, और ये कंपल्सरी एक्विजिशन बाय गवर्नमेंट को भी ट्रांसफर बोलते हैं। ट्रांसफर कई तरह के होते हैं, अभी तो मैंने ट्रांसफर की पूरी डेफिनेशन आपको सिखाई नहीं है, लेकिन इतना तो पता है ट्रांसफर इंक्लूड सेल, एक्सचेंज, रेलिंक्विशमेंट, एक्सटिंग्विशमेंट, कन्वर्शन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड एंड कंपल्सरी एक्विजिशन बाय गवर्नमेंट। ऑल दीज आर द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर। इसमें हमने सीखा कि यदि गवर्नमेंट आपकी प्रॉपर्टी कंपल्सरी एक्वायर कर ले तो उसको ट्रांसफर बोलेंगे, और ये टैक्सेबल होगा, ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी कब? व्हेन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज रिसीव्ड। चलो इतना तो ध्यान था, जब पैसा आया था। अब बताओ सेल कंसिडरेशन क्या मानेंगे? जितना कॉम्पेंसेशन गवर्नमेंट अवार्ड किया है, दिया कितना उससे मतलब नहीं है, जितना अवार्ड किया है। आईसीओए, सीओए इनटू ईयर ऑफ, क्योंकि वही तो ट्रांसफर है। ये बोलेगा ईयर ऑफ ट्रांसफर, मैं बोलूंगा ट्रांसफर कौन सा? ट्रांसफर तो बहुत तरह के होते हैं। तो ईयर ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन बाय गवर्नमेंट डिवाइडेड बाय ईयर ऑफ एक्विजिशन और ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट। वाह, ये तो बहुत आसान लगा तुम्हें। चलो ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं सीखना पड़ा। ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी कौन सा होगा? व्हेन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड। मोमेंटम आ रहा है तुम्हारा, खुशी की बात है। और सेल कंसिडरेशन क्या लेंगे? कॉम्पेंसेशन अवॉर्डेड, ये सेल कंसिडरेशन। हाँ, कॉम्पेंसेशन अवॉर्डेड, लास्ट में पिक लेना रहेगा ना, इसलिए अभी से बता दिया। जितना आपको क्लियर कर दो, टोटल कॉम्पेंसेशन अवॉर्डेड। और आईसीओए क्या होगा? जितना आपका सीओए है ऊपर आएगा ईयर ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन बाय ईयर ऑफ एक्विजिशन। एक्विजिशन और इंप्रूवमेंट तो समझ में आ रहा है, क्या काहे परेशान करते हो? ओके, यदि इसी में बाद में आप गवर्नमेंट से लड़ लुड़ा के इनहेंस कॉम्पेंसेशन निकलवा लो, बोलो इतना में काम नहीं चलेगा और पैसा दीजिए, कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, तो बताओ ये इनहेंस कॉम्पेंसेशन कब टैक्सेबल होगा? जब जितना पैसा मिला, जब जितना पैसा मिला, प्योरली कैश बेसिस, जब जितना पैसा मिला। अच्छा बताओ इसमें आईसीओए क्या लेंगे? निल। आईसीओआई भी निल, खत्म।
अब यदि इसमें इंटरेस्ट ऑन इनहेंस कॉम्पेंसेशन मिल जाए तो, इंटरेस्ट ऑन इनहेंस कॉम्पेंसेशन मिल जाए तो 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 आईफोसेट में जाएगा और उसमें से 50% का स्टैंडर्ड डिडक्शंस मिलेगा। देखो ये 50% सबको याद था। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें लॉ याद रहता है, कॉमन सेंस याद नहीं रहता। तुम अभी भी बोलते हो पर ईयर ऑफ ट्रांसफर, अरे ट्रांसफर कौन सा ट्रांसफर? फिर हमने किया 49(1) गिफ्ट। ये गिफ्ट का सेक्शन सबको याद रहे, 49(1) बहुत ही वाइटल है, इसलिए मैंने अपनी बिल्डिंग उस बिल्डिंग में चुनी जिसका एड्रेस है 49/1 डॉब्सन रोड। माय बिल्डिंग एड्रेस 49/1 डॉब्सन रोड, जस्ट बिकॉज आई लव गिफ्ट 49/1। ठीक है। अब 49/1 गिफ्ट में बोल रहा है कि गिफ्ट या विल में बोला जा रहा है कि गिफ्ट या विल से कोई एसेट किसी को दे दिया जाए ना, तो गवर्नमेंट भी बोलती है, लव एंड अफेक्शन काय को बीच में आ रहा है, नॉन टैक्सेबल। गवर्नमेंट रिस्पेक्ट योर लव एंड अफेक्शन। गवर्नमेंट बोल रहा है गिफ्ट एक दूसरे को दे रहा है तो टैक्स नहीं देना। तो एक्स ने वाई को गिफ्ट कर दिया, नो टैक्सेबल। लेकिन जब वाई उस एसेट को बेचेगा तब हम उसको टैक्स करेंगे। और उसमें मैंने डायलॉग मारा था कि वाई विल एंटर इनटू द सू ऑफ एक्स, तो व्हाट विल बी द सीओए फॉर वाई? सीओए ऑफ द प्रीवियस ओनर। लेकिन इंडेक्सेशन बेनिफिट तब से मिलेगा जब से प्रॉपर्टी वाई के पास आया। When the asset is acquired by the SAC, or who is the SAC? Why? तो when the asset is acquired by the SAC, तो यदि कोई गिफ्ट या विल आए तो पहली बात तो आप इतना ध्यान रखना कि गिफ्ट एंड विल आर एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर। ट्रांसफर है परंतु एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर है। जब बेचेगा तो बेचेगा, बस ध्यान रखना इतने की बात, ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि ICOA शैल बी, चलो COA शैल बी COA टू प्रीवियस ओनर या COA ऑफ प्रीवियस ओनर, एंड ICOA शैल बी, जो भी आपका COA आ जाए ऊपर आएगा ईयर ऑफ ट्रांसफर जब बेचा तब, और नीचे आएगा ईयर ऑफ गिफ्ट, ईयर ऑफ विल जब आपके हाथ में वो प्रॉपर्टी आई, ईयर ऑफ एक्विजिशन बाय SAC, ईयर ऑफ एक्विजिशन बाय डोनी। क्लियर? इसमें सिर्फ दो ही बातें याद रखनी थी, बस ये तो खत्म हो गया। उसके बाद हमने किया एक 50C स्टैम्प ड्यूटी। वो तो बहुत ही आसान था यार, वो तो सबको याद है, वो चीज ही ऐसी सबको याद है। यदि आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचते हो तो उसमें आप लोग बहुत कच्चा पतला कर लिए भाई साहब, अब कच्चा पतला भूल जाइए। द सेल कंसिडरेशन विल बी योर एक्चुअल सेल कंसिडरेशन और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विच एवर इज हायर। लेकिन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू यदि सेल कंसिडरेशन के 110% के रेंज में है, देन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आप इग्नोर कर दो। तो यदि आपका एक्चुअल सेल कंसिडरेशन है 100 और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 110 है, इग्नोर कर दो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। मतलब 50C अप्लाई मत करो, मतलब 100 मतलब जितने में बेचा वही सेल कंसिडरेशन। लेकिन यदि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 10% से ज़्यादा है, मतलब 110% से ज़्यादा है, तो भैया अब इग्नोर नहीं हो सकता, अब पूरी की पूरी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विल बी ट्रीटेड एज सेल कंसिडरेशन। और यदि आप स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से डिससेटिस्फाइड हो तो आप अप्लाई करिए ना असेसिंग ऑफिसर को, बोलिए स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वाले बहुत उलपटान वैल्यू लगाए हैं, देन ही विल अपॉइंट वैल्यूएशन ऑफिसर, और फिर जो वैल्यूएशन ऑफिसर बोलेगा वो फाइनल। लेकिन वैल्यूएशन ऑफिसर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज़्यादा नहीं बोलेगा और एक्चुअल सेल कंसिडरेशन से कम नहीं बोलेगा। हर आदमी की एक लिमिट होती है, वैल्यूएशन ऑफिसर का भी एक लिमिट है। एक्चुअल सेल कंसिडरेशन से कम नहीं बोल सकते भाई साहब, और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज़्यादा नहीं बोल सकते। ठीक है, तो 50C में बोला हुआ है फॉर रियल एस्टेट, जिसमें 24 महीने वाले सम होते हैं, सेल कंसिडरेशन शैल बी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और एक्चुअल सेल कंसिडरेशन विच एवर इज हायर। ये तभी अप्लाई होता है, अप्लाई ओनली इफ
स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज मोर देन 110% ऑफ एक्चुअल सेल कंसिडरेशन। हाँ बोलो। और वो वीओ वाली बात ध्यान रख लेना, वीओ वाली बात ध्यान रख लेना। यदि सेल कंसिडरेशन से बहुत नाराज हो तो मतलब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से बहुत नाराज हो तो वीओ के पास चले जाओ। अच्छा, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कौन से दिन की लेंगे? जिस दिन हमारी सेल डीड बनी है, जिस दिन एग्रीमेंट टू सेल हुआ। तो एग्रीमेंट टू सेल के दिन यदि आपने थोड़ा भी पैसा अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से दिया है तो फिर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ एग्रीमेंट टू सेल विल बी कंसिडर्ड। आपके एग्जाम में देगा कि एग्रीमेंट टू सेल के दिन 5 लाख रुपया दिया पूरा कैश में, तो हम लोग बोलेंगे फिर एग्रीमेंट टू सेल के दिन वाली वैल्यू कंसिडर नहीं होगी, फिर सेल डीड वाली वैल्यू कंसिडर होगी। हाँ, तो एग्रीमेंट टू सेल के दिन वाली वैल्यू या सेल डीड वाले दिन की वैल्यू, ये भी एक क्वेश्चन आता है कि भैया कौन से दिन की वैल्यू लेनी है। तो नॉर्मली हम लोग ये लेते हैं प्रोवाइडेड अकाउंट पे चेक से कुछ तो पैसा दो भैया। कैसे मान लूँ कि इस दिन आपका एग्रीमेंट टू सेल हुआ था, उस दिन कोई पेमेंट किए थे? हाँ किए थे, लेकिन कैश में किए थे। झूठ बोलता है, कैश का क्या हिसाब है? चेक से कुछ दिया था, चेक से दिया था तो बता, हम उस दिन की वैल्यू मान लेगा। फिर हमने कन्वर्शन ऑफ डिवेंचर इनटू शेयर, नहीं, फिर हमने अमालगमेशन कर लिया। अमालगमेशन बहुत आसान टॉपिक है। पहली बात आप ध्यान रखिएगा कि अमालगमेशन में ओल्ड कंपनी के शेयर के बदले में जो न्यू कंपनी के शेयर मिलते हैं ना, ये एक्सचेंज एग्जम्प्टेड ट्रांसफर है। ओल्ड कंपनी के शेयर के बदले में न्यू कंपनी के शेयर, एग्जम्प्टेड ट्रांसफर। अब जब न्यू कंपनी के शेयर बेचेंगे तो भैया वो कैसे मिले थे, क्या देने से मिले थे? क्या देने से मिले थे? रुपया दिया था उसका, रुपया दिया था। न्यू कंपनी के शेयर के बदले में आपने कोई रुपया नहीं दिया, न्यू कंपनी के शेयर के बदले में आपने ओल्ड कंपनी के शेयर दिए। हाँ, तो व्हाट विल बी द सीओए ऑफ न्यू शेयर? सीओए ऑफ ओल्ड शेयर। कितने शेयर आए कितने शेयर नहीं आए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। सीओए ऑफ ओल्ड शेयर, टोटल कॉस्ट ऑफ ओल्ड शेयर इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ न्यू शेयर। और इंडेक्सेशन बेनिफिट, पहली बात तो शेयर पे इंडेक्सेशन बेनिफिट है ही नहीं यदि लिस्टेड शेयर है। तो अनलिस्टेड शेयर हुआ तो आपको इंडेक्सेशन देना पड़ सकता है। तो इंडेक्सेशन बेनिफिट शैल बी अवेलेबल व्हेन न्यू कंपनी शेयर्स आर रिक्वायर्ड। हाँ, तो इतनी सी बात ध्यान रखनी है, सीओए ऑफ न्यू शेयर इक्वल टू सीओए ऑफ ओल्ड शेयर, इतना तो ध्यान रहेगा। अरे हाँ बोलो। कोई भी चीज़ बार्टर में आती है, एक्सचेंज में आती है, तो हमेशा ऐसे ही होता है ना कि भैया ये चीज़ मैंने कितने में लिया, भैया मैंने इसके बदले में तो ये दिया था, मेरे को बदले में ये मिल गया, तो इसका कॉस्ट इक्वल टू इसका कॉस्ट। उसके बाद हमने किया बोनस शेयर। बहुत सिंपल है, बोनस शेयर या तो 1401 के बाद का है या फिर 1401 के पहले का है। यदि बोनस शेयर ऑन और आफ्टर 1401 है, ऑन और आफ्टर 1401, तो उसका सीओए होगा हमेशा 0। और बोनस शेयर यदि 1401 के पहले का है तो उसका सीओए होगा फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1401। ठीक है, तो इसको भी हमने यहां पे छाप दिया। बिफोर 1401 तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1401, और आफ्टर 1401 तो इसका हो जाएगा नील। ये लो भैया, बोनस भी हो गया। अब क्या आया? राइट शेयर। तो राइट शेयर का कॉस्ट होगा हमेशा एज यूजुअल इश्यू प्राइस, इश्यू प्राइस। और राइट एंटाइटलमेंट का सीओए होगा हमेशा, अरे राइट एंटाइटलमेंट का सीओए होगा हमेशा नील, क्योंकि वो तो चिट्ठी लव लेटर घर में ऐसे ही आ गया था। बैठे थे, अचानक चिट्ठी आ गई, हेलो मुंद्रा जी कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको कंपनी एक के बदले में एक राइट शेयर दे रही है, 80 रुपये में ले लीजिए, मार्केट वैल्यू 200 है। हमने बोला वाह यार, इसको बोलते हैं ट्रू लव लेटर। कंपनी मेरे को प्यार करने लग गई, 100 के शेयर मुझे 80 में दे रही है, 200 के शेयर 80 में दे रही है। आज हमने रिकैप का पार्ट 1 किया।
पार्ट बी। आज पार्ट बी वाला रिकैप है, और पार्ट बी वाले रिकैप में पार्ट ए को अपने मर्ज नहीं कर रहे, ठीक है। एक बार मुझे टॉपिक वापस याद दिलाना पड़ेगा भाई, हमने क्या क्या यहाँ पे कवर नहीं किया। ऑब्वियसली आज की पूरी क्लास तो यहाँ पे है ही, शेयर फॉरफीचर, प्रेफरेंस शेयर रिडेम्पशन, बिटकॉइन कुछ खास नहीं था, फिर ठीक है, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, एडवांस मनी फॉरफिटेड, SGA और फॉरेन करेंसी एसेट। और भी लास्ट क्लास से कुछ रह गया था रिकैप में, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी एंड कन्वर्शन ऑफ डिवेंचर इनटू शेयर रह गया था, डीमैट वीमैट रह गया था लास्ट क्लास हमारे पास। हाँ भेज दिया, कभी देखा भी कर। तो अभी लास्ट क्लास का जितना रिकैप हो जाए अलग है, अभी अपने रिकैप अलग कर रहे हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। यदि सिक्योरिटीज डीमैट फॉर्म में है तो इसमें आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना, बस एक बात छोटी सी ध्यान रखनी, क्या फीफो मेथड अप्लाई होगा। सिंस सिक्योरिटीज डीमैट फॉर्म में है तो ये नहीं पता कि कौन सी क्वांटिटी सेल हुई, इसलिए हम लोग हमेशा ये मानेगा जो पहले क्वांटिटी आई थी वो पहले क्वांटिटी सेल हुई, तभी तो अपने ये फाइंड आउट कर पाएंगे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ। अगला पॉइंट लेते हैं, कन्वर्शन ऑफ डिवेंचर इनटू शेयर। ये टॉपिक थोड़ा सा वाइटल है, एग्जाम में पूछता भी है और है भी मजेदार। पहली बात, डिवेंचर यदि शेयर में कंपनी कन्वर्ट करती है तो दिस इज एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर। कन्वर्शन ऑफ डिवेंचर इनटू शेयर इज एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर। डिवेंचर के बदले में शेयर मिला, इसलिए COA ऑफ शेयर विल बी COA ऑफ डिवेंचर। ध्यान रखिएगा, डिवेंचर पे इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलता, आज की डेट में शेयर पे भी इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलता, खास करके लिस्टेड शेयर्स में। डिवेंचर जब शेयर में कन्वर्ट होगा तो शेयर की पीरियड ऑफ होल्डिंग काउंट होगी जब आपके पास डिवेंचर था तब से, लेकिन इंडेक्सेशन बेनिफिट यदि अनलिस्टेड शेयर है तो अवेलेबल होगा जब शेयर्स एक्वायर हुआ, जब कन्वर्ट हुआ। लेकिन सिंस अपने ये मान के चलते लिस्टेड शेयर है तो इंडेक्सेशन का झमेला ही हटा, तो बस इतना सा ध्यान रखना है, COA ऑफ शेयर इज इक्वल टू COA ऑफ डिवेंचर। ये थोड़ी इतनी आसान रहती है यदि पार्टली कन्वर्टिबल डिवेंचर नहीं आता तो। जो हमने सम्स बनाए थे क्लास में, उसमें हमने क्या किया कि डिवेंचर आपके पास है, उसमें से 40% के बदले में कंपनी ने शेयर दे दिए, 60% के बदले में डिवेंचर कंटिन्यूड। तो उसको हैंडल करने के लिए एक वर्किंग बनानी पड़ती है, वो वर्किंग बड़ी वाइटल है। उसमें सबसे पहले डिवेंचर की डेटा लिखिए, कितने डिवेंचर है पहली बात, उसकी फेस वैल्यू कितनी है और उसका COA कितना है। अब उसको ब्रेक करिए, कितने के बदले में शेयर मिला, कितने के बदले में डिवेंचर। तो सपोज सब में दिया हुआ है 40% के बदले में शेयर मिला, 60% के बदले में डिवेंचर। तो अब आपको 4 डेटा निकालना है, 4 नंबर ऑफ डिवेंचर कितने, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ डिवेंचर कितना, नंबर ऑफ शेयर कितने और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर कितना। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पहले निकाल लेते क्योंकि बहुत आसान है। आप डिवेंचर का COA निकाल चुके हैं, हाँ, उसका 40% COA ऑफ शेयर हो जाएगा, उसका 60% COA ऑफ डिवेंचर हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ डिवेंचर निकालना सबसे आसान है बिकॉज वो इंटैक्ट रहता है, सेम रहता है। तो यदि पहले 1000 डिवेंचर है तो अभी भी 1000 ही डिवेंचर होंगे। COA ऑफ नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए आपको फेस वैल्यू कंसिडर करनी पड़ेगी, फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर। तो फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर जितनी भी थी इंटू 40% डिवाइडेड बाई इश्यू प्राइस ऑफ शेयर, इश्यू प्राइस ऑफ शेयर। इस तरीके से आपके पास कितने नंबर ऑफ शेयर है और उनका COA कितना है और कितना नंबर ऑफ डिवेंचर है उसका COA कितना है ये मालूम पड़ जाएगा। तो आपको कॉस्ट पर शेयर, कॉस्ट पर डिवेंचर मालूम पड़ जाएगा, बात खत्म। अब आपने जितने में बेचा वो हो जाएगा। ये जो मैंने रिकैप दिया बस उन्हीं को समझ में आएगा जो हमारी क्लास में वो सम किए हैं, अदरवाइज ये रिकैप समझ में नहीं आएगा। पर्टिकुलरली ये वाला रिकैप, कौन सा, कन्वर्शन ऑफ डिवेंचर टू शेयर। मैं एक बार इसको वापस से रीट्राई करूँ कैसे हमने किया। सबसे पहले आप नंबर ऑफ डिवेंचर लिखिए, सपोज 1000,
फिर आप फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर लिखिए, सपोज 100 रुपये का डिवेंचर है तो ये हो जाए 1 लाख। अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ डिवेंचर लिखिए, सपोज ये डिवेंचर हमने 110 में लिए थे तो 1,10,000। अब इस डब्बे को आप 2 डब्बे में डिवाइड करिए, क्योंकि इस डिवेंचर के बदले में आपको कुछ शेयर मिल गए और कुछ डिवेंचर मिल गए। सब में दिया हुआ है कि 40% के बदले में आपको शेयर मिले और 60% के बदले में आपको डिवेंचर मिले, सपोज सब में दिया हुआ है। तो अब आपको 2 डेटा निकालने हैं, नंबर ऑफ शेयर कितने, COA ऑफ शेयर कितना, नंबर ऑफ डिवेंचर कितने एंड COA ऑफ डिवेंचर कितना। सबसे पहले COA भर लीजिए, जो भी COA था उसको 40-60 जो भी रेशियो, इस रेशियो में बांट दीजिए, 44,000 66,000। उसके बाद ये भरना बड़ा आसान है, नंबर ऑफ डिवेंचर हमेशा इंटैक्ट रहते हैं सेम, और नंबर ऑफ शेयर फेस वैल्यू पे टूटता है। 1 लाख का 40%, 1 लाख का 40%, ये जो भी आया डिवाइडेड बाई इश्यू प्राइस ऑफ शेयर, इश्यू प्राइस ऑफ शेयर। इस तरीके से आपको इतने शेयर का कॉस्ट पड़ा इतना और इतने डिवेंचर का कॉस्ट पड़ा इतना। कॉस्ट पर डिवेंचर, कॉस्ट पर शेयर आ गया, जितने में आपने बेचा वो सब में दिया रहेगा। दोनों पे इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं है तो बी रिलैक्स, ठीक है। हाँ, उसके बाद हमने टॉपिक किया लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। ये बड़ा खास टॉपिक था, मजेदार था। लिक्विडेशन ऑफ कंपनी में आप पहली बात ये समझिए कि दोनों के हाथ में कैपिटल गेन निकलेगा, कंपनी के हाथ में भी एंड शेयर होल्डर के हाथ में भी। कंपनी में 2 बातें हो सकती है, या तो कंपनी अपनी एसेट शेयर होल्डर में बांट रही है या फिर कंपनी अपनी एसेट मार्केट में बेच रही है। यदि कंपनी एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन डिस्ट्रीब्यूट्स इट्स एसेट अमंग शेयर होल्डर, देन सच ट्रांसफर इज एग्जम्प्टेड ट्रांसफर। But if the company is selling out its asset, then it will be subject to capital gain. In the hands of shareholder, always it is subject to capital gain. तो 2 पार्ट हो गए, in the hands of company, in the hands of shareholder. इसमें फिर 2 डिवीजन हो गए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट हुआ है कंपनी ने, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट अमंग शेयर होल्डर। तो भैया ये तो हो गया एग्जम्प्टेड ट्रांसफर, इसी कहानी तो यहीं पे बंद। और यदि कंपनी ने बेचा अपने शेयर, बेचे अपनी एसेट, सेल ऑफ एसेट, तो कैपिटल गेन निकलेगा एज यूजुअल, कैपिटल गेन एज यूजुअल। जितने में बेचा दैट इज सेल कंसिडरेशन, जितने में खरीदा दैट इज कॉस्ट। शेयर होल्डर के हाथ में ऑलवेज सब्जेक्ट टू कैपिटल गेन। बस इससे कैपिटल गेन निकालते समय सेल कंसिडरेशन क्या होगा, सेल कंसिडरेशन विल बी फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट रिसीव्ड। कैश मिला तो कैश, एसेट मिला तो एसेट, जो भी एसेट मिली उसकी फेयर मार्केट वैल्यू लेस जितना कंपनी का रिजर्व है, उस रिजर्व के प्रोपोर्शन में आपका डीम्ड डिविडेंड मान लिया जाएगा। तो डिविडेंड अमाउंट छोड़ के बाद बात ये आपका सेल कंसिडरेशन और लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जितने में आपने लिए थे शेयर। और इस पे हमेशा इंडेक्सेशन लगेगा, ऊपर आएगा ईयर ऑफ ट्रांसफर जब आपको बेचा, नीचे आएगा ईयर ऑफ एक्विजिशन। मैं जानता हूं कि शेयर्स पे इंडेक्सेशन नहीं लगता, लेकिन लिक्विडेशन के समय जो शेयर ट्रांसफर होते हैं उसमें हमेशा इंडेक्सेशन लगता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी गेन हो सकता है। तो इसमें जो मेन है वो है डिविडेंड, आप भूलना मत, ठीक है। फिर छोटे छोटे टॉपिक्स हमने बहुत सारे किए। शेयर फॉरफीचर में कैपिटल गेन कैसे निकालेंगे? तो पहली बात, शेयर फॉरफीचर इज ऑल्सो टाइप ऑफ ट्रांसफर एंड इट इज कॉल्ड एक्सटिंग्विशमेंट। और इसमें सेल कंसिडरेशन होता है निल और COA होता है जितना आपने अभी तक कंपनी को पैसे दे दिए। तो सेल कंसिडरेशन निल और COA मनी येट पेड। और इन ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म ही आना चाहिए कैपिटल गेन, वॉट एवर जो भी आएगा आ जाएगा। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी लायबल टू कैपिटल गेन है और एज यूजुअल, मतलब इसमें कुछ नया नहीं है। रिडेम्पशन के समय आपको जो पैसे मिले दैट इज सेल कंसिडरेशन
और जितने में आपने प्रेफरेंस शेयर लिए थे वो आपका कॉस्ट। एज यूजुअल बिटकॉइन अभी मार्केट में बहुत चल रहा है और बिटकॉइन के ऊपर अभी डिपार्टमेंट ने बहुत सारी नोटिस इश्यू कर दी, इसलिए टॉपिक हो सकता है एग्जाम को हिट कर दे, परंतु इसमें कुछ बताने को नहीं है। बिटकॉइन इज एन एसेट एंड इसको बेचने पे जो भी आपका कैपिटल गेन, जो भी आपको प्रॉफिट हुई, दैट विल बी सब्जेक्ट टू कैपिटल गेन। बस आप बिटकॉइन को शेयर मत समझिए और आप ये मत सोचिए कि इसमें इंडेक्सेशन नहीं लगेगा, इसमें इंडेक्सेशन लगेगा। और बिटकॉइन को आप 10% से टैक्स मत करिएगा, 20% से ही टैक्स होगा। तो जितने में आपने बिटकॉइन लिया था और जितने में आपने बेचा, द डिफरेंस विल बी सब्जेक्ट टू कैपिटल गेन। इंडेक्सेशन लगेगा यदि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है तो, और कैपिटल गेन का रेट जो है लॉन्ग टर्म है तो 20% और शॉर्ट टर्म है तो यूजुअल रेट, स्लैब रेट। इसमें भी हमने एक सम बना लिए थे। यदि एडवांस मनी फॉरफिट हो रहा है तो एक डेट याद रखना पड़ेगा, जो डेट अपने आप ही याद हो जाती, करना कुछ नहीं पड़ता। 1 अप्रैल हम शुरू से लिखते आ रहे, 1/4 उसके आगे 1/4 और लिख देना। 1/4/14 के पहले की एडवांस मनी फॉरफिटेड है तो सीओए से लेस कर दो, और 1/4/14 या उसके बाद की कोई एडवांस मनी फॉरफिटेड है तो वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मानी जाएगी। इसमें एडवांस मनी बोलो, अर्नेस्ट मनी बोलो, कॉशन मनी बोलो, सिक्योरिटी डिपॉजिट बोलो, पेनल्टी बोलो, किसी भी नाम से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने पे जो आप पैसा सामने वाले का चाप लेते हो वो आपका आईफॉस माना जाएगा। तो बिफोर 1/4/14 subtract from COA, subtract from cost of acquisition, on or after 1/4/14 taxable as IFOS। तो आपने शेयर फॉरफिचर किया, प्रेफरेंस शेयर किया, बिटकॉइन किया, एडवांस मनी फॉरफिटेड कर लिया। सेल्फ जनरेटेड एसेट की बात करूं, सेल्फ जनरेटेड एसेट की बात करूं तो सेल्फ जनरेटेड एसेट वो एसेट हुई जिसे आपने खरीदा नहीं है, वो धीरे धीरे डेवलप हो गई, जैसे गुडविल। तो लॉ ने 7 सेल्फ जनरेटेड एसेट को लेके स्पेसिफाई किया, आप 8 बोल दो भले, 8 सेल्फ जनरेटेड एसेट को नोटिफाई किया कि इनका सीओए माना जाएगा निल। बस आपको ये 8 एसजीए का नाम याद रखना है। इसके ऊपर एक एमसीक्यू भी बन सकता है, और 8 नाम इसलिए याद रखने हैं बिकॉज सिर्फ इस 8 एसजीए पे कैपिटल गेन कंप्यूट होता है, टेक इन सीओए एज निल। सीओए निल तो इंडेक्सेशन अपने आप ही जीरो हो गया, क्योंकि जब सीओए जीरो है तो इंडेक्स इस पे लगा हो गया। ये 8 एसजीए है। पहला गुडविल ऑफ बिजनेस, दूसरा हुआ गुडविल ऑफ प्रोफेशन, राइट टू डू बिजनेस, राइट टू मैन्युफैक्चर, राइट टू डू बिजनेस, राइट टू मैन्युफैक्चर, ट्रेडमार्क और ब्रांड नेम, लूम आवर, रूट परमिट एंड टेनेंसी राइट। इन 8 एसजीए में सीओए हमेशा माना जाएगा निल। इसको 1401 से रिप्लेस भी नहीं करेंगे। इन 8 के अलावा कोई भी एसजीए, मैंने एग्जांपल दिया था गाय का बछड़ा, बेचोगे तो कैपिटल गेन कंप्यूट नहीं होगा, वो भी एसजीए है, एंड कैपिटल गेन विल नॉट बी कंप्यूटेड। क्यों? बिकॉज द थिंग विच कैन नॉट बी मेजर्ड कैन नॉट बी टैक्स। तो एक बार 8 का वापस से नाम बोलना पड़ेगा, गुडविल ऑफ बिजनेस, गुडविल ऑफ प्रोफेशन, टेनेंसी राइट, रूट परमिट, लूम आवर, ट्रेडमार्क, राइट टू डू बिजनेस, राइट टू मैन्युफैक्चर, राइट टू डू बिजनेस एंड राइट टू मैन्युफैक्चर। ये 8 एसजीए का सीओए हो गया निल। और बाद बाकी कोई एसजीए होगा तो उसका मेजरमेंट करेंगे नहीं, कंप्यूटेशन नहीं करेंगे, कैपिटल गेन निकलेगा नहीं, उसको बेचने पे जो आएगा उसको बोलेंगे कैपिटल रिसीट, नॉन टैक्सेबल। ठीक है। जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में क्या हो रहा है कि कोई पुराना घर का ओनर है या लैंड का ओनर है, वो अपनी जमीन बेच नहीं रहा है, वो अपना घर बेच नहीं रहा है, वो प्रमोटर को उसमें डेवलपमेंट राइट बेच रहा है। जमीन अभी भी उसी की है,
प्रमोटर को क्या बेच रहा है? डेवलपमेंट राइट। और ऐसे में प्रमोटर उसको बदले में दे रहा है, हो सकता है थोड़ा बहुत कैश, और बदले में कुछ फ्लैट दे रहा है। कौन से फ्लैट? जो फ्लैट बनेंगे। तो सिंस अभी तो फ्लैट बने ही नहीं है, तो बेचारे को अभी कुछ मिला ही नहीं है, थोड़ा बहुत कैश मिला है, कुछ खास मेन कंसिडरेशन तो अभी तक मिला ही नहीं है। तो लॉ ने इसको रिकॉग्नाइज किया कि अभी तक बेचारे को मेन कंसिडरेशन मिला नहीं है, तो अभी क्यों टैक्स करे। ये सोच के लॉ ने बोला कि जॉइंट डेवलपमेंट राइट में, जिसमें आपको लैंड या पुराना मकान देने के बदले में न्यू कमिंग फ्लैट्स मिलेंगे फ्यूचर में, और थोड़ा बहुत कैश अभी दे दिए, इसमें कैपिटल गेन कंप्यूट होगा जब आपकी वो नई बिल्डिंग का कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ जाएगा। और सेल कंसिडरेशन मानेंगे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट प्लस थोड़ा बहुत जो आपको कैश में मिला। और इंडेक्सेशन करते समय, सीओए करते समय, जो भी आपका सीओए है वो ऊपर आएगा ईयर ऑफ ट्रांसफर ऑफ जीडी है, ईयर ऑफ एग्रीमेंट ऑफ जॉइंट डेवलपमेंट, ईयर ऑफ जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, क्योंकि उसी दिन आपने अपना मकान, अपना जमीन हैंडओवर कर दिया था, ट्रांसफर उसी दिन था, एंड डिवाइडेड बाय ईयर ऑफ एक्विजिशन। परंतु ये जो प्रिविलेज है, डेफरमेंट ऑफ टैक्स हो रहा है ना आपका, तो आपने ट्रांसफर कोई और दिन किया, टैक्स आपको कोई और दिन देना पड़ रहा है। ये डेफरमेंट ऑफ टैक्स का जो प्रिविलेज है, ये आपका विड्रॉ हो जाएगा यदि आपने कंप्लीशन सर्टिफिकेट के पहले ही आपके होने वाले फ्लैट आपने बेच दिए, तो फिर ये कुछ अप्लाई नहीं होगा। फिर जैसे जिस दिन ट्रांसफर हुआ उस दिन टैक्स होगा। तो इसमें ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी विल बी ईयर ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट, और सेल कंसिडरेशन माना जाएगा जो भी आपको फ्लैट मिले, फ्लैट अलॉटेड की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू प्लस जो थोड़ा बहुत कैश में मिला है। और आईसीओए निकालते समय ध्यान रखिएगा, सीओए ऊपर आएगा ईयर ऑफ जेडीए, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, जिस दिन वो एग्रीमेंट हुआ था, नीचे आ जाएगा ईयर ऑफ एक्विजिशन। दैट वाज जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट वी डिड। फॉरेन करेंसी, फॉरेन एसेट्स, यदि कोई एनआर ट्रांसफर करता है तो कैपिटल गेन कैसे कंप्यूट होगा, ये सोचने लायक है। पहली बात आप ये समझिए, फॉरेन एसेट किसे बोलते हैं। यदि कोई एनआर इंडियन कंपनी के शेयर, इंडियन कंपनी के डिवेंचर्स, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज, इस तरह के बॉन्ड एसेट्रा फॉरेन करेंसी में परचेज करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन एसेट। जब एनआर इसको बेचेगा तो कैपिटल गेन एक एकदम डिफरेंट प्रोवाइजो से कैलकुलेट होंगे, डिफरेंट प्रोविजन से कैलकुलेट होंगे। वो प्रोविजन बोलता है कि पहले आप पूरा कैपिटल गेन फॉरेन करेंसी में कंप्यूट करिए, और फिर उस फॉरेन करेंसी का कैपिटल गेन को रिकन्वर्ट करिए इंडियन करेंसी का कैपिटल गेन में। उसके लिए आपको कुछ एक्सचेंज रेट यूज करनी पड़ती है। तो सेल कंसिडरेशन जो इंडियन रुपीज में आपके पास दिया हुआ है, उसको आपको फॉरेन करेंसी में लेकर आना है, उसके लिए आप यूज करिए एवरेज एक्सचेंज रेट एज ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर। एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर जो कि इंडियन करेंसी में है, उसको आपको फॉरेन करेंसी में लाना है, यूज करिए एवरेज एक्सचेंज रेट एज ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर। सीओए जो कि आपके पास इंडियन करेंसी में है, आपको फॉरेन करेंसी में लाना है, यूज करिए एवरेज एक्सचेंज रेट एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। अब आपके पास कैपिटल गेन आ गया है इन फॉरेन करेंसी, उसको अब आप रिकन्वर्ट करिए इन इंडियन करेंसी बाय यूजिंग बाइंग रेट एज ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर। इसमें इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलता, लॉन्ग टर्म है तब भी इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलता। दिस वाज आवर पार्ट बी रिकैप। एक बार मैं फॉरेन एसेट वाला भी लिख दूं, एनआर फॉरेन एसेट, एनआर फॉरेन एसेट। तो इसमें जो सेल कंसिडरेशन है उसको आप कन्वर्ट करेंगे बाय यूजिंग एवरेज रेट एज ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर। एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर को भी आप कन्वर्ट करेंगे एवरेज एक्सचेंज रेट एज ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर। सीओए को आप कन्वर्ट करेंगे एवरेज एक्सचेंज रेट एज ऑन। भी हमारा कैपिटल गेन का ये थर्ड रिकैप है। इसमें हम लोग डिडक्शंस टॉपिक को कवर अप कर रहे हैं और
3-4 डिडक्शंस इसमें कवर होंगे, आज ज़्यादा नहीं होगा। जानबूझ कर हम लोग रिकैप छोटे बनाने के चक्कर में, क्योंकि पूरा कैपिटल गेन का एक रिकैप बनाएंगे ना तो 1.25 घंटे का रिकैप हो जाएगा, बच्चा ड्रॉप कर देगा, नहीं पढ़ना है मेरे को। इसलिए हमने उसको छोटे छोटे 4 इंस्टॉलमेंट में रिकैप दिए है। डिडक्शंस इसमें बेसिकली रिकैप हो रहे हैं 54, 54B, 54EC, ये 3 बड़े सेक्शंस हम लोग इसमें रिकैप करेंगे। इट विल हार्डली टेक 10 मिनट्स, उससे भी कम। कैपिटल गेन में कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन के बाद, मतलब जब आप सेल कंसिडरेशन लेस एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर, नेट सेल कंसिडरेशन लेस COA या ICOA लेस COI ICOI, ये सब करने के बाद जब आपका कैपिटल गेन आ जाता है, उसके बाद कुछ डिडक्शंस मिलते हैं। सेक्शन 54, 54B, 54D, 54EC, 54EE, 54G, 54GA, 54GB, इतने सारे सेक्शंस में डिडक्शंस मिलते हैं। तब आता है टैक्सेबल कैपिटल गेन। तो अभी हम लोग वही इंपॉर्टेंट टॉपिक का रिकैप कर रहे हैं, डिडक्शंस। सबसे पहले आ गया सेक्शन 54। सेक्शन 54 सजेस्ट दैट इफ एनी इंडिविजुअल और HUF transfers a residential house property which is long term in nature and acquires one residential house property in India, then whatever amount he invested in this new residential house property, that shall be eligible for deductions provided the new house is purchased within the time frame, and the time frame is for construction 3 years from date of transfer, and for purchases 1 year before the date of transfer and 2 years after the date of transfer. If you purchase more than one house property at a time, to be noted, you will be eligible for deductions for only one house, and the rest of the house will be not qualified. And this is up to you कि आप कौन से घर का डिडक्शंस लेना पसंद करोगे। इस रिगार्ड में ये भी ध्यान रखिएगा कि यदि आप एक साथ 2 हाउस प्रॉपर्टी खरीदते हो और उसे एज अ सिंगल यूनिट यूज करते हो, तो लॉ उसको 1 हाउस प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करेगा, मतलब आप उन दोनों हाउस प्रॉपर्टी का डिडक्शंस ले पाओगे। डिडक्शंस आपको मिलेगा अमाउंट सो इन्वेस्टेड और कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर। मीनवाइल आप अपने पैसे कहाँ पार्क करोगे, तो मीनवाइल आप अपने पैसे CGDA अकाउंट में रख सकते हो। CGDA इज ए स्कीम दैट इज अ कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट, जो किसी भी बैंक में सेविंग अकाउंट की तरह खुल जाता है, जिसमें आपको इंटरेस्ट भी मिलता है 3.5% जो भी उस बैंक का रेट है। तो आपको सेविंग अकाउंट CGDA में पैसे डिपॉजिट करना है बाय ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, और उसके बाद आप जब भी वो पैसा निकाल के वो टाइम फ्रेम के अंदर नया घर परचेज या कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। यदि आपने CGDA का अमाउंट प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं किया विद इन द टाइम फ्रेम, तो फिर आपका पुराना डिडक्शंस रिवोक होकर करंट ईयर का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मान लिया जाएगा। और यदि आपने इस न्यू हाउस प्रॉपर्टी को 3 साल के अंदर बेच दिया, तो आपका पुराना डिडक्शंस रिवोक हो जाएगा और करंट ईयर में न्यू हाउस के कैपिटल गेन निकालते समय COA से माइनस हो जाएगा। इस रिगार्ड में कुछ छोटी छोटी बातें भी ध्यान रखने लायक है। पहली बात, लैंड इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द हाउस, यानी आपने लैंड में कुछ पैसे लगाए, फिर कंस्ट्रक्शन में कुछ पैसे लगाए, तो बोथ शैल बी क्वालिफाइड फॉर डिडक्शंस। आप कोई घर को ओनरशिप में लेते हो, ओनरशिप में लेते हो, तब भी डिडक्शंस मिल जाएगा। आप कोई सुपर कंस्ट्रक्शन कराते हो, अपने घर के ऊपर एक मंजिला और खड़ा कराते हो, डिडक्शंस मिल जाएगा। आप पैसे अपने अकाउंट से निकाल के लगा रहे हो, लेकिन घर अपनी वाइफ या बच्चों के नाम पे ले रहे हो, तब भी आपको डिडक्शंस मिल जाएगा। और 54 में ये बात ध्यान रखिएगा, 1 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया, घर बेच के ऑफिस लोगे डिडक्शंस नहीं मिलेगा, ऑफिस बेच के घर लोगे डिडक्शंस नहीं मिलेगा, घर बेच के घर लोगे डिडक्शंस मिल जाएगा। 54 से बाहर आते 54B, दिस इज एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल एंड HUF। आपको करना क्या है, आप अपनी खेती बाड़ी बेच के, यानी एग्रो लैंड बेच के नया एग्रो लैंड लीजिए। तो टू whom it is applicable to individual and HUF. What to transfer? Urban agro land which is being used by the SSC or its parents for at least 2 years for agro purposes. What to acquire? Urban or rural agricultural land. What is the time limit to acquire? 2 years from date of transfer, and
डिडक्शंस अमाउंट्स इन्वेस्टेड और कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर। CGDA स्कीम यहाँ पे भी एप्लीकेबल है और रिवोकेशन के यहाँ पे प्रोविजन वही है जो 54 में थे, यानी CGDA को मिस यूटिलाइज करोगे तो डिडक्शंस पुराना रिवोक होकर करंट ईयर का गेन बन जाएगा, और न्यू एग्रो लैंड को 3 साल के अंदर बेच दिए तो जो पुराना डिडक्शंस था वो रिवोक होकर करंट ईयर के COA से माइनस हो जाएगा। इस रिगार्ड में एक लूप होल था जो मैंने आपको सब में समझाया। वो लूप होल बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए रिकैप करते समय हम लोग ज़्यादा माथापच्ची नहीं कर रहे हैं। 54 EC बहुत वाइटल सेक्शन है क्योंकि ये सब SSC पे एप्लीकेबल है, और कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेचो ये सेक्शन एप्लीकेबल है। इस सेक्शन में बोला हुआ है कि कोई भी SSC कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेच के ना ही रिक, PFC, IRFC इन 4 स्पेसिफाइड बॉन्ड में से कोई भी बॉन्ड परचेज करता है अप टू 50 लाख, डिडक्शंस मिल जाएगा। डिडक्शंस शैल बी रिस्ट्रिक्टेड टू 50 लाख। Deduction shall be amount invested or capital gain whichever is lower but maximum up to 50 लाख। या ऐसे बोल दो इन तीनों में से जो लोअर है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अमाउंट सो इन्वेस्टेड और 50 लाख whichever is lower। टाइम लिमिट, न्यू बॉन्ड को आपको परचेज करना है 6 महीने के अंदर, 6 months फ्रॉम डेट ऑफ ट्रांसफर, इसलिए इसमें CGDA की फैसिलिटी नहीं है। यदि आपने इस न्यू बॉन्ड को 3 साल के अंदर बेच दिया या मनी में कन्वर्ट कर दिया तो आपका पुराना डिडक्शंस रिवोक हो जाएगा और करेंट ईयर का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन जाएगा। ठीक है, तीनों वैरायटी पे अपने सम्स कराए हुए, आज ये 3 ही सेक्शंस का रिकैप लेते हैं अगली क्लास में। और गेन का ये रिकैप नंबर D है, चौथा रिकैप चल रहा है, उसके पहले हमने 3 रिकैप कर लिए थे। इस रिकैप में हमें कवर करना है 54D, 54EE, 54F, 54G, 54GA। उसके बाद हमें इसमें पढ़ना है 112A। उसके बाद हमने इसमें कर लेने हैं बायबैक ऑफ शेयर। उसके बाद हमें इसमें करना है कुछ खास नहीं, हाँ। उसके बाद हमें इसमें थोड़ा बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स करने हैं, वो भी सुन लो भले आप, जैसे रिवर्स मॉर्गेज, ये सब छोटे छोटे टॉपिक हमने कराए थे। हाँ, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड ये हमने यहाँ पे कराया था। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट छोटी सी बात थी, हमने यहाँ पे कराया। चलो बस ये सब मेन बात है, आओ स्टार्ट करें। सेक्शन 54D छोटा सा सेक्शन है जो ये बोल रहा है कि कोई भी बंदे का इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का लैंड एंड बिल्डिंग गवर्नमेंट ने कंपलसरी एक्वायर कर लिया तो उसमें जो उसको कैपिटल गेन हुआ, यदि वो उतना अमाउंट नए इंडस्ट्रियल लैंड और बिल्डिंग में इन्वेस्ट कर देता है तो जितना अमाउंट उसने इन्वेस्ट किया उतने का डिडक्शंस मिल जाएगा। इन्वेस्टमेंट करने की टाइम लिमिट है 3 साल। CGDA स्कीम एप्लीकेबल है और रिवोकेशन वही है जो 54 में आपने पढ़ा था। टू whom it is applicable? All. What to transfer? Land or building of industrial undertaking. What is the nature of transfer? Compulsory acquisition by government. What to acquire? Industrial land or building. Time limit 3 years from date of receipt of compensation. And capital gain, amounts so invested or capital gain whichever, deductions, amounts so invested or capital gain whichever is lower. CGDA scheme is applicable. Revocation, the new asset, if the CGDA is misutilized then the earlier deductions are revoked and treated as current year LTCG और STCG, जैसा ऊपर वाला गेन है वही नीचे वाला माना जाएगा। और यदि आपने न्यू एसेट को 3 साल के अंदर बेच दिया तो पुराना डिडक्शंस रिवोक होके आपके COA से माइनस हो जाएगा। 54EE, 54EE सेम एज 54EC, तो आप इसको अलग से रिकैप करिए ही मत। बस 54EC में क्या करना रहता है, ना ही बॉन्ड, रिक बॉन्ड, IRFC बॉन्ड और PFC के बॉन्ड लेने रहते हैं। और 54EC में सेम प्रोविजन है एज इट इज, बस इसमें लेना क्या रहता है, यूनिट्स ऑफ
स्टार्टअप फंड, यूनिट्स ऑफ नोटिफाइड स्टार्टअप फंड, या ऐसे बोल दो नोटिफाइड यूनिट्स ऑफ स्टार्टअप फंड, तो कोई अंतर नहीं है। इसमें भी मैक्सिमम डिडक्शन 50 लाख की है। 54F क्या बोल रहा है, ये काम का सेक्शन है, यहां से सुनो। 54F बोल रहा है कि कोई भी आम आदमी, मतलब इंडिविजुअल या HUF, अपनी कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेच दे, अपना पहला घर लेने जा रहा है या फिर एक घर ऑलरेडी है एक और लेने जा रहा है, तो जितना भी अमाउंट उसने नए घर में इन्वेस्ट किया उसका प्रोपोर्शनेट डिडक्शंस मिल जाएगा। अब इसको सिक्वेंसली पढ़िए। एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल HUF, what to transfer any long-term capital asset, what to acquire his first or second residential house property in India. Time limit for the purchase 1 year before the date of transfer and 2 years after the date of transfer, and for constructions 3 years from date of transfer construction must be completed. Deductions, ये पढ़ना भैया ध्यान से। Deductions shall be lower of 2. पहला, कैपिटल गेन डिवाइडेड बाय नेट सेल कंसिडरेशन इनटू अमाउंट इन्वेस्टेड, और दूसरा कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर। CGDA स्कीम इज एप्लीकेबल एंड रिवोकेशन में 3 पॉइंट है, खास है ये 54F, 3 पॉइंट है। पहला, इफ द CGDA इज मिस यूटिलाइज। दूसरा, इफ द न्यू एसेट इज ट्रांसफर्ड विद इन 3 years। तीसरा, व्हेन अनदर हाउस प्रॉपर्टी इज परचेज विद इन 3 years। In all the 3 cases, earlier deductions shall revoke and treated as current year capital gain. Clear? 54F में आप ध्यान रखना कि जब सम आएगा तो रैशनिंग का सम आएगा। रैशनिंग मतलब आपने एक से ज़्यादा वैराइटीज ऑफ एसेट बेची है और आपको कंफ्यूज किया जाएगा कि बता डिडक्शंस किससे ले, तो ध्यान रखना डिडक्शंस किससे ले, उसमें पहली क्राइटेरिया है कि 10% वाले से डिडक्शंस क्यों लूँ, 20% वाले से डिडक्शंस लूँगा, पहला। और दूसरी क्राइटेरिया है कि कैपिटल गेन डिवाइडेड बाय NSC जिसका हायर है उससे मैं डिडक्शंस लूँगा। ये मैंने सम के थ्रू समझाया था। 54G मोटी भाषा में यह है कि कोई भी बंदा यदि अपना बिजनेस अर्बन एरिया से नॉन अर्बन एरिया में ले जा रहा है और उस सिलसिले में उसने अपनी लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी, बस ये 4, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी बेच के नॉन अर्बन एरिया में लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी खरीदा है या फिर कोई शिफ्टिंग एक्सपेंडिचर खर्च किया है, तो जितना भी अमाउंट उसने खर्च किया उतने तक का डिडक्शंस। और टाइम लिमिट इसमें हाईएस्ट 1 year बिफोर द डेट ऑफ ट्रांसफर, 3 years आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। अब इसको वैसे सुनो फॉर्मेट में। एप्लीकेबल टू ऑल, what to transfer land, building, plant, machinery of industrial undertaking in connection with shifting of business from urban area to non-urban area, what to acquire या where to apply the money। तो आपको नया क्या लेना है, land, building, plant, machinery in connection with shifting of industrial undertaking from urban area to non-urban area or incurring shifting expenditures। Deductions, amounts so invested or capital gain whichever is lower। अब यहाँ पे fractions नहीं आ रहा है, proportionate नहीं आ रहा है, यहाँ पे फिर से normal, amounts so invested or capital gain whichever is lower। CGDA applicable, revocation same as 54। यानी यदि आपने CGDA मिस यूटिलाइज किया तो करेंट ईयर का गेन, और यदि आपने पुरानी नई एसेट को बेच दिया 3 साल के अंदर तो पुराना डिडक्शंस रिवोक होकर COA से माइनस हो जाएगा। 54G का जुड़वा भाई है 54GA। 54GA बोल रहा है कि यदि आप अपने बिजनेस को किसी भी एरिया से सेज एरिया में शिफ्ट करेंगे तो 54G वाला ही प्रोविजन हूबहू अप्लाई होगा। बस 54G में अर्बन टू नॉन अर्बन में शिफ्ट हो रहे हैं और 54GA में डोमेस्टिक टैरिफ एरिया से सेज में शिफ्ट हो रहा है, मतलब किसी भी एरिया से सेज में शिफ्ट हो रहे हैं। सर सेज क्या होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये सब हमने रिवाइंड कर लिया। एक बहुत ही प्यारे सेक्शन की रिवीजन करा रहा हूं, उसका नाम है 112A, टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, बिजनेस ट्रस्ट एंड यूलिप।
आपको इतना पता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी शेयर में 1 लाख के ऊपर जितनी इनकम होती है उस पर 10% टैक्स लगता है। ये वही वाला सेक्शन है जो हम लोग डिटेल में पढ़ रहे हैं। एप्लीकेबल टू इक्विटी शेयर जिसके परचेज एंड सेल दोनों के समय सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स दिया गया है। इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड जिसके सेल के समय एसटीटी दिया गया था। यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट जिसके सेल के समय एसटीटी दिया गया था। और यूलिप जिसके परचेज एंड सेल दोनों के समय एसटीटी दिया गया था। आप इतना मत उलझो, आप इतना बोलो परचेज एंड सेल दोनों के समय एसटीटी दिया गया था। अब आपने उसे बेचा तो सेल कंसिडरेशन विल बी यूजुअल जितने में आपने बेचा, लेकिन सीओए शैल बी टोटली डिफरेंट। सीओए शैल बी हायर ऑफ द टू। पहला एक्चुअल सीओए, दूसरा लोअर ऑफ द टू। क्या? सेल कंसिडरेशन और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31 जनवरी 2018। इन दोनों में से जो लोअर है वो होगा दूसरा। पहला क्या था? सीओ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और दूसरा क्या? इन दोनों में से लोअर फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31 जनवरी 18 और सेल कंसिडरेशन। इन दोनों में से जो लोअर। अब 1 and 2 में से जो हायर है दैट विल बी ट्रीटेड एज सीओए। इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा और कैपिटल गेन कंप्यूट होगा। उसमें से 1 लाख की विशेष छूट है, हर एक को है, और बचे हुए इनकम पे 10% टैक्स देना है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ऐसे भी कोई डिडक्शंस नहीं मिलता। इसमें स्पेशलिटी ये है कि इसमें रिबेट भी नहीं मिलेगा। रिबेट 87A वाला वो रिबेट नहीं मिलेगा। रिमेनिंग एज यूजुअल। ये थ्योरी से क्लियर नहीं होता, सम के थ्रू क्लियर होता। हमने सम में केस 1, 2, केस 3, 4, 5 करके बहुत सारे सम कराए थे, वो जरूर से देख के जाना चाहिए। ये बहुत वाइटल है और ये लॉन्ग एवर चलता रहेगा, क्योंकि 31 जनवरी 18 की वैल्यू हमेशा रेलिवेंट रहेगी आज के दिन भी। 112A के बाद हमने किया बायबैक ऑफ शेयर, सेक्शन 115 QA। उसमें बोला हुआ है यदि कोई कंपनी बायबैक ऑफ शेयर करती है और शेयर होल्डर को पेमेंट करती है तो उस केस में कैपिटल गेन शेयर होल्डर के हाथ में कंप्यूट नहीं होगा। कंपनी के भी हाथ में कैपिटल गेन बोल के कुछ नहीं होगा। कंपनी के हाथ में एक स्पेशल टैक्स लगेगा अंडर सेक्शन 115 QA एंड द टैक्स विल बी द रिडेम्पशन प्राइस या बायबैक प्राइस माइनस इश्यू प्राइस। ये जितना आया उसको ऊपर 20% टैक्स प्लस 12% सरचार्ज प्लस सेस 4%। इफेक्टिवली आप निकाल लेना कितना होगा? 23.296। 20% हमेशा टैक्स, 12% हमेशा सरचार्ज और 4% हमेशा सेस, तो ऑलवेज इफेक्टिवली 23.296% इस इनकम पे टैक्स लगेगा। रिवर्स मॉर्गेज एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। यदि कोई सीनियर सिटीजन अपनी हाउस प्रॉपर्टी को बैंक को मॉर्गेज करके बैंक से इंस्टॉलमेंट में मंथली बेसिस में पैसा लेता है, तो लिटरली वो लोन है, कुछ ट्रांसफर थोड़ी हुआ है। इसलिए रिवर्स मॉर्गेज का जो इंस्टॉलमेंट मिलता है सीनियर सिटीजन्स को, उसके ऊपर कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता, लग भी नहीं सकता। वो इंस्टॉलमेंट भी टैक्सेबल नहीं है क्योंकि वो तो लोन इंस्टॉलमेंट्स है। तो ट्रांसफर ऑफ एसेट अंडर अ रिवर्स मॉर्गेज इज एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर। वैसे ही ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट यदि एक नॉन रेसिडेंट दूसरे नॉन रेसिडेंट को ट्रांसफर करे तो वो एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर है। गुडविल वाला पॉइंट आपके कोई काम का नहीं है, दैट विल बी अ मैटर ऑफ पीजीबीपी, वहीं पे करेंगे। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के ऊपर एक छोटा सा नोट दिमाग में रखना, ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की लाइफ टेन्योर होती है 8 साल। 8 साल के बाद वो रिडीम होता है और उसका लॉक इन पीरियड होता है 5 साल। 5 साल तक आप उसको मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते, 5 साल के बाद ट्रेड कर सकते हैं। तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड SGB यदि रिडीम होता है तो दैट इज नॉट लायबल टू कैपिटल गेन, दैट इज एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर। और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड 5 साल के बाद यदि आप मार्केट में परचेज सेल कर देते, ट्रेड कर लेते हैं, तो दैट विल बी सब्जेक्ट टू कैपिटल गेन। उस कैपिटल गेन में खासियत यह है कि बॉन्ड होने के बावजूद भी उस पर इंडेक्सेशन मिलेगा। और इंटरेस्ट ऑन सोवरेन गोल्ड बॉन्ड ऑलवेज टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो इंटरेस्ट ऑन SGB अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा,
मैच्योरिटी ऑफ एसजीबी पे आपका कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा और ट्रेड इन ऑफ एसजीबी पे कैपिटल गेन कंप्यूट होगा विथ इंडेक्स। इस छोटे से रिकैप के साथ आपका कैपिटल गेन पार्ट डी भी हो गया। आप ए बी सी डी चारों को पंच करके एक साथ सुनना। दिस विल बी अराउंड 1 आवर से ज़्यादा का रिकैप हो जाए। चलो मस्ती मारो।